दोस्तों नमस्कार। लोकतंत्र का ऐसा तमाशा इससे पहले क्या कभी आपने देखा? लोकतंत्र को अच्छे अच्छे शब्दों में पिरो डालिए। लोकतंत्र के नाम पर कुछ कविताओं का गान कर दीजिए। लोकतंत्र को लेकर मुहावरे गढ़िए और उसके बाद आने वाले वक्त में इस लोकतंत्र की उस चकाचौंध को दिखाने का प्रयास कीजिए जिसमें आपकी आंखें ठीक उस इमारत के बाहर क्या हो रहा है उससे भी आंखें मूंद ले, जहां पर लोकतंत्र की जमीन गायब की जा रही है, जहां पर लोकतंत्र लापता है, जहां पर लोकतंत्र के नाम पर कानून का राज भी नहीं है, जहां लोकतंत्र को लेकर यह सवाल बेमानी हो चला है कि न्याय चाहिए। हालांकि शिलापट पर बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिख दीजिए कि सत्यमेव जयते, और उसके बाद न्याय की गुहार मांगने वालों को उठा उठाकर बसों में डालते चले जाइए और फिर ले चलिए कहीं दूर, और यह बताने के लिए कि दरअसल जब लोकतंत्र का उद्घाटन हो तो उस वक्त कोई शोर ना मचाए, कोई हंगामा खड़ा ना करे। हिंदुस्तान के भीतर ऐसे लोकतंत्र की आकांक्षा किसे थी? 15 अगस्त 1947 आधी रात का वक्त था जब नेहरू ट्रस्ट फॉर डेस्टिनी बोल रहे थे, और उस भाषण के संवाद में उसकी शुरुआत ही उन्होंने की थी, आधी रात के समय जब दुनिया सो रही है, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। लेकिन आज तो भरी दोपहरी में नया संसद भवन जाग रहा था। वो भीतर से खुशबूमय था। वहां पर बैठे लोगों की तादाद और उनकी कतार इस तरीके से छाई हुई थी जहां आपके जहन में यह सवाल गायब हो जाएगा कि हिंदुस्तान गांव में बसता है। हिंदुस्तान उस पार्लियामेंट की बिल्डिंग के चंद फरलांग की दूरी पर जो मार खा रही अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियां हैं उनको भी रौंदा जा रहा है। उस दिशा में आंख मूंद लीजिए। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसने एक झटके में 15 अगस्त 1947 को नेहरू के दिए उस भाषण के शब्दों को दोबारा जीवित कर दिया, जब उन्होंने अपने भाषण में कहा था, जो ट्रस्ट विद डेस्टिनी था, उसमें कहा था कि हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की महत्वाकांक्षा हर आंख से हर आंसू पोंछने की रही है, और वो शख्स महात्मा गांधी थे जिसका जिक्र नेहरू कर रहे थे। मौजूदा वक्त में आज याद जरूर महात्मा गांधी की आई, लेकिन संसद भवन के उद्घाटन का दिन सावरकर के दिन से चुना गया। नई परिस्थितियां हैं, नए तरीके के शब्द हैं, और इन शब्दों को ओजपूर्ण तरीके से बोल पाना और उसके बाद जो भी न्याय की गुहार लगाए उसको सत्यमेव जयते का पाठ दिखा देना और कहना कि दरअसल न्याय का मतलब यही होता है। ऐसी परिस्थिति उस संसद भवन के भीतर जहां का एक सदस्य ब्रिजभूषण शरण सिंह भी हैं, जिन पर इस देश में पॉक्सको के तहत एफआईआर दर्ज है और जिस पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि आपको पूछना बाद में है, पहले आपको गिरफ्तार कर लेना है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर देनी है। लेकिन उस संसद पर कोई दाग धब्बा लगना नहीं चाहिए, तो आंखें बंद कर ली गई और बाहर दिल्ली पुलिस को हिदायत दे दी गई कि कुछ भी हो जाए, उद्घाटन समारोह में खलल नहीं पड़ना चाहिए। खलल नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन खलल डालने कौन आ रहा है? इस देश के वही लोग आ रहे हैं जिनके लिए संसद का निर्माण हुआ और संविधान में मोटे मोटे अक्षरों में यह लिखा गया कि दरअसल संविधान के मातहत संसद का मतलब इस देश के नागरिकों के वह नुमाइंदे होंगे जो अलग अलग प्रांतों से आएंगे और इस संसद भवन में बैठकर उनके सामने जो मुश्किल हालात होंगे उसका निदान करेंगे, उस पर कानून बनाएंगे और यह देश कानून के हिसाब से चलेगा। लेकिन एक झटके में लगा ऐसे, जिस वक्त शानदार तरीके से प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा था और वो अलग अलग शब्दों को पिरोकर लगातार तालियों की गूंज के बीच अपने माथे पर चमक देख रहे थे, उसी वक्त इस देश की महिला पहलवानों को सड़क पर पीटा जा रहा था। उनकी गिरफ्तारी हो रही थी और 1 किलोमीटर से भी कम का रास्ता है जंतर मंतर का, जहां बीते 34 दिनों से वह बैठी हुई थी। उस हिस्से को भी उजाड़ दिया गया, उसको फेंक डाला गया, जो तंबू लगा था उसको उखाड़ दिया गया।
अलग अलग जगहों से जो पंचायत और खाप के लोग आ रहे थे उनके लिए कल ही एक अस्थायी जेल बना दी गई थी। ऐसी परिस्थिति इस देश में कभी थी? आजादी के दिन भी तो इस देश में संसद के लिए सारे रास्ते खुल गए थे, लेकिन आज तो जिक्र पहले इस बात का होना चाहिए, एक तरफ प्रधानमंत्री के भाषण में लोकतंत्र को लेकर कहे जा रहे शब्द और दूसरी तरफ चंद फरलांग की दूरी पर महिला पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस की हाथापाई और उसके बाद उन्हें उठा उठाकर बस में फेंकते हुए गिरफ्तार करके ले जाने की स्थिति में तमाम पुलिस फोर्स की मौजूदगी। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। और लोकतंत्र का मतलब संविधान में दर्ज शब्दों के मुताबिक हर नागरिक को न्याय मिलना होता है, कानून के हिसाब से देश को चलना होता है। लेकिन चंद फरलांग की दूरी पर जहां पर प्रधानमंत्री डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ा रहे थे, उसके बगल में क्या हो रहा था यह नजारा सब कुछ कहने के लिए काफी है। बीते 34 दिनों से न्याय की गुहार लगाती हुई महिला पहलवान और उनके साथ पुलिस की रस्साकसी नहीं बल्कि पूरे जंतर मंतर को ध्वस्त कर दिया गया, हिरासत में लिया गया, अस्थायी जेल में डाला गया और तकरीबन 500 लोगों की मौजूदगी इस वक्त जंतर मंतर पर थी। सबों को बस में ठूसा गया। क्या विनेश फोगट, क्या साक्षी मलिक, क्या बजरंग पुनिया, बख्शा किसी को नहीं गया। जो अलग अलग संगठनों से जुड़ी हुई महिलाएं पहुंची थी उनके साथ भी ऐसी ही बेरुखी थी। लेकिन सवाल वही था, लोकतंत्र की गुहार और लोकतंत्र की परिभाषा, जंतर मंतर और नया संसद भवन, दोनों के बीच इतनी मोटी लकीर खिंच जाएगी, यह किसी ने कभी कहां सोचा होगा। भारत आज वैश्विक लोकतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है। लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार है, एक विचार है, एक परंपरा है। और लोकतंत्र की परंपरा निभाने के ये संस्कार महिला पहलवान को किस तरीके से दिल्ली पुलिस उठाकर ले जाना चाहती है। ये वही पहलवानों की फहरिस्त है जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, दिल्ली पुलिस वहां तक अब भी नहीं पहुंच पाई। महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तब एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन आज तो हालात कुछ और है। परिस्थिति उल्टी हुई है क्योंकि इस देश के संसद की इमारत नई तैयार है, प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं और जिक्र लोकतंत्र का है, परंपराओं का है, सांस्कृतिक परिस्थितियों का है। और शायद ये परंपराएं कितनी कमजोर है उसका एक नजारा तो साक्षी मलिक के जरिए भी उभर कर आया। साक्षी मलिक जब मेडल जीत कर आई तो प्रधानमंत्री ने घर बुलाया, पीठ ठोकी और अभी देखिए क्या हालत है, किस तरीके से उठाकर ले जाया जा रहा है। न्याय चाहिए, मिलेगा या नहीं? और ये पूरा नजारा लुटियंस की दिल्ली के बीच का है। अब लुटियंस की दिल्ली हम क्यों कहें, हम इसे नरेंद्र मोदी की दिल्ली क्यों नहीं कहें? क्योंकि अपने हिसाब से इस देश का कानून चले, अपने हिसाब से पुलिस चले, अपने हिसाब से उद्घाटन हो, अपने हिसाब से न्याय की परिभाषा गढ़ी जाए और सब कुछ खुद के हिसाब से हो, तो ऐसे में हाथों में राजदंड अगर होगा तो फिर न्याय किसको मिलेगा, किस रूप में मिलेगा? अब यह ना सोचिए, सोचिए यह कि इस अमृतकाल के पहले बरस में जब सारे रास्ते खोल दिए गए थे और वो सारे रास्ते कहीं दूसरी जगह नहीं जा रहे थे, बल्कि 15 अगस्त के दिन सारे रास्ते संसद भवन की दिशा में जा रहे थे और पार्लियामेंट के भीतर उस दिन प्रधानमंत्री ने कहा था कि इतिहास के भोर में ही भारत ने अपनी अंतहीन खोज शुरू कर दी थी और अनगिनत शताब्दी उसके प्रयासों और उसकी सफलता और असफलताओं की भव्यता भरी पड़ी है। वहां संघर्ष देखा जा रहा था, यहां चकाचौंध
देखी जा रही है। लेकिन एक क्षण के लिए हम आपको लिए चलते हैं 1947 15 और 16 अगस्त का वह नजारा जहां पर सिर्फ लोग थे और किसी लोग को रोकने के लिए ना वहां पर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी थी और ना ही नेता उन आम लोगों से दूर भाग रहे थे। और पूरा संसद भवन का इलाका, जिसे आप विजय चौक कहिए या फिर रायसीना हिल्स कहिए या वहां से इंडिया गेट तक का नजारा सिर्फ लोगों से पटा पड़ा था, क्योंकि किसी को रोका नहीं गया था। आजादी सबके लिए थी। लेकिन अमृतकाल में जो आपने देखा सुना, तो एक क्षण के लिए 1947 15 और 16 अगस्त के दिन का चेहरा भी देख लीजिए। और यही वो तस्वीर है 15 अगस्त को आजादी और 16 अगस्त की सुबह संसद की दिशा में बढ़ते हुए समूची दिल्ली नहीं बल्कि समूचे देश के कदम। यह पूरा इलाका आम लोगों से पटा पड़ा था। संसद की इमारत हो, राष्ट्रपति भवन हो, विजय चौक का इलाका हो, इंडिया गेट हो, यहां पर नेहरू की भी मौजूदगी थी और माउंटबेटन भी थे। लेकिन किसी को कोई डर भय नहीं था, कोई सुरक्षा कर्मी इस तरीके से तैनात नहीं था जैसे आज था। नई संसद भवन के उद्घाटन के वक्त यहां परिंदा भी पर ना मार सके ऐसी परिस्थिति थी। लेकिन अमृतकाल से पहले के पहले बरस यानी 1947 16 अगस्त की सुबह का यह नजारा बताने के लिए काफी है। आजादी का मतलब होता क्या है, लोकतंत्र किसे कहते हैं, सत्ता और सरकार के सरोकार क्या मायने रखते हैं और जनता कितनी स्वच्छंद होती है, उसे किसी बात का डर नहीं होता है, क्योंकि अब वह अपने नुमाइंदों को खुद चुनेगी। और यह पूरा इलाका सिर्फ और सिर्फ लोगों से पटा पड़ा था। ना किसी को किसी बात का डर, ना कोई भय। लेकिन नई परिस्थितियों में इस सारे इलाके पर गौर कीजिए, सिर्फ पुलिस कर्मियों की तादाद थी और उस वक्त नेहरू थे, इस वक्त नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन आज तो सारे रास्ते बंद और वीआईपी के अलावे कोई शख्स संसद भवन तक पहुंच नहीं सकता है। कल्पना कर सकते हैं कि दिल्ली की 12 सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई, आम लोगों की आवाजाही पूरे तरीके से रोक दी गई। और जो अलग अलग 4-5 राज्यों से, चाहे पंजाब से, हरियाणा से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, यहां तक कि दिल्ली से और राजस्थान से भी और उत्तराखंड से भी कुछ किसान और खाप पंचायत के लोग आ रहे थे, बॉर्डर पर ही अस्थायी जेल की व्यवस्था कल ही कर दी गई। बैरिकेडिंग वहीं पर कर दी गई। सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर जो बैरिकेडिंग थी उसमें गिरफ्तारियां शुरू हो गई। वहां पर कई स्कूलों को अस्थायी जेल में बदला गया। अंदर तक कोई ना पहुंचे तो केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन का जो रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन जो है, वहां पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई। कोई आ जा नहीं सकता है। और जहां से लोग चल रहे थे, और अगर वह बीजेपी शासित राज्य है, मसलन हरियाणा के भीतर हिसार में, सोनीपत में, पानीपत में, रोहतक में, जिंद में, अंबाला में, तमाम जगहों पर लगातार पुलिस की घेराबंदी और कई को नजरबंद, कई को हिरासत में लिया गया। लेकिन इन सब के बीच जो आवाज रेंग रही थी, वो आवाज क्या कहती थी? कोई कह रहा था ये नया भारत है, कोई कह रहा था कि किस तरीके से बेटियों का मान सम्मान और इज्जत हवा में उछाला जा रहा है। ये सारा नजारा आंखों के सामने चल रहा है। और इन तमाम परिस्थिति में अलग अलग तरीके से जो आवाजें निकल रही थी, वह 1 2 3 4 5 कई मैसेज एक लगातार से दे रही थी। मसलन विनेश फोगाट ने कहा कि बेटियों के मान सम्मान और इज्जत को रौंद कर प्रधानमंत्री द्वारा संसद भवन का उद्घाटन किया जाना कितना दुखद है, या ये नया भारत है। साक्षी मलिक ने कहा, जिसे प्रधानमंत्री ने बेटी के तौर पर देखा, समझा और शब्दों में पिरोया भी। उस साक्षी मलिक की गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी से पहले जो कुछ हुआ वो नजारा आप देख चुके हैं। उनका कहना था कि एक तरफ प्रधानमंत्री संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। बजरंग पुनिया भी कहे कि जो अपराधी ब्रजभूषण है उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, बल्कि हमारे लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, जो महज उस संसद भवन तक जाना चाहते हैं जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जा रहा है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच हो सकता है आप ये कहें कि दरअसल यह दिन, आज का दिन, नए संसद भवन के नाम था।
संसद का मतलब अगर जनता से जोड़ देते हैं तो फिर जनता तो वहां तक पहुंचने से रोकने की क्या जरूरत है। सवाल यह राजनीति का नहीं है, सवाल उस न्याय प्रक्रिया का है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी बनी और सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सको के तहत यह आदेश भी दिया कि चाहे कोई भी शख्स हो, अगर वह नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण करता है तो उसकी गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए। लेकिन यह कौन सी परिस्थिति है, कौन सा मामला है? और अगर इसके पन्नों को एक एक करके खोलना शुरू कीजिएगा तो दरअसल लोगों का जुड़ाव जंतर मंतर पर या लड़कियों के साथ यूं ही नहीं हो रहा है। लगातार इस देश के भीतर में जिस तरीके से कानून को ताक पर रखा जा रहा है और सत्तानुकूल कानून को बना दिया गया और कानून के रक्षक यानी पुलिसकर्मियों की मौजूदगी हो या अधिकारियों की मौजूदगी हो, वह भी अपने तरीके से अगर इसी अंदाज में काम करने लगे जहां पर सत्ता को कहीं कोई खरोंच भी नहीं आनी चाहिए, चाहे वो कितने भी बड़ी परिस्थिति के साथ अपराधी क्यों ना हो। इन्हीं परिस्थितियों ने इस लोकतंत्र के मंदिर को कहां तक पहुंचा दिया है, इसकी परिकल्पना आप कर नहीं सकते हैं। क्योंकि सरकारी दस्तावेजों में और चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामों का ही अगर हम आपसे जिक्र करें तो हो सकता है आप कहेंगे अच्छा ये हालात है इस देश की डेमोक्रेसी की, जिस पार्लियामेंट के भीतर बैठा हुआ हर दूसरा शख्स दागी है, हर तीसरे शख्स पर घिनौने अपराध के कहीं ना कहीं चिन्ह लगे हैं, जिसने उसका जिक्र किया है वह लूटपाट है, वो हत्या है, वह हत्या का प्रयास है, वो दंगा करने की परिस्थिति है, वह महिलाओं से छेड़छाड़ की परिस्थिति है। 3 जगहों पर रेप का भी जिक्र किया 3 सांसदों ने। लेकिन पार्लियामेंट चलनी चाहिए। पार्लियामेंट लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र के मंदिर के सरोकार, वहां पर बैठने वालों के सरोकार अगर जनता से कटने लगे तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? शायद इस सवाल का जवाब मौजूदा वक्त में किसी के पास नहीं है, क्योंकि संसद के सरोकार ही जब आम लोगों के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं और सांसद जो अपने तौर पर है उसकी महत्ता सिर्फ चुनाव जीतने तक पहुंच चुकी है और चुनाव जीतने के तौर तरीके भी तकनीकी रूप से जनता के अधिकारों को हड़पने को तैयार है। सवालिया निशान लोकतंत्र को लेकर है, सवालिया निशान इस देश की राजनीति को लेकर है, सवालिया निशान इस देश की संसदीय व्यवस्था को लेकर है। क्योंकि ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर कभी देखी सुनी नहीं गई होगी कि संसद भवन सबके लिए लेकिन समूचा विपक्ष गायब है। 21 पार्टियां अगर गायब है ये कहते हुए कि गलत हो रहा है और गलत होते हुए अगर हम अपनी नंगी आंखों से देख रहे हैं तो किससे सवाल करें? राष्ट्रपति मौजूद हैं, उपराष्ट्रपति मौजूद हैं, लेकिन उनका भाषण पढ़ने के लिए वह खुद राष्ट्रपति भवन से निकलकर या उपराष्ट्रपति अपने घर से निकलकर नहीं आ सकते हैं इस नए संसद भवन के भीतर में, क्योंकि यहां पर प्रधान सेवक की मौजूदगी है और उनके हाथ में राजदंड है, जिसकी स्थापना भी वही कर रहे हैं, पूजा पाठ भी वही कर रहे हैं। जरा परिस्थितियों को समझिए। आज के दिन संसद भवन के भीतर पिछले राष्ट्रपति मौजूद थे, यानी इससे पिछले बार जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद वह मौजूद थे, लेकिन जब इस संसद भवन की नींव पड़ रही थी उस पूजा के वक्त राष्ट्रपति की मौजूदगी नहीं थी, क्योंकि तब प्रोटोकॉल के हिसाब से राष्ट्रपति बड़े हो जाते, तो वहां पर भी प्रधानमंत्री की मौजूदगी थी। अब रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति नहीं है तो वो आ सकते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति है वो भाषण भेज सकता है और डिप्टी स्पीकर उसका पाठ करेंगे। उपराष्ट्रपति के भाषण का पाठ भी इस डिप्टी स्पीकर करेंगे, लेकिन उनके आ नहीं सकते हैं, जबकि राज्यसभा डिप्टी स्पीकर बाद में पहले स्पीकर चलाता है जो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो जरा समझने की कोशिश कीजिए कहां कहां पर कर्टेन डाला गया या कहां कहां पर लोहे की दीवार खड़ी की गई। हालांकि यह अलग मसला है कि बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ताजमहल जब बन रहा था तो बताया जा रहा था कि दरअसल ताजमहल को कहां कहां से कौन कौन से मार्बल को लाकर कैसे बनाया गया, कौन इजिप्ट का पत्थर है, कौन ईरान से आया, कौन इराक से आया, इसकी एक पूरी फहरिस्त है। लेकिन आज उस फहरिस्त को मत देखिए, यह समझिए कि जो शेर 4 शेर जो बने हुए हैं जो राष्ट्रीय मोहर के तौर पर होता है, उसका लाल और सफेद सैंडस्टोन
सर माथुरा राजस्थान की एक जगह है, वहां से लाया गया। इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल रेड फोर्ट और हुमायूं टॉम्ब में भी किया गया है। जो कालीन की तरह दिखाई दे रही है हरी जमीन, दरअसल वह स्टोन है। इसको कहते हैं केसरिया ग्रीन स्टोन। यह उदयपुर से लाया गया। जो ग्रेनाइट उसमें है वो लखहा नाम की जगह है अजमेर के करीब, वहां से लाया गया। सफेद मार्बल यह अंबाजी राजस्थान में आता है, वहां से लाया गया। जो स्टोन की जालियां लगी हैं इस पार्लियामेंट के भीतर में, वह राजस्थान के राजनगर से लाई गई है और उसका कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी मौजूद है, वहां से भी लाया गया। जो टीक वुड है, जो तमाम जगहों पर लकड़ी देखी गई है, वो महाराष्ट्र के नागपुर शहर से लाई गई है। नागपुर के इलाके में टीक होता है, वहां से लाया गया है। जो बंबू है, यानी जो एपिटोन वुड फ्लेमिंग जो इस्तेमाल की गई है, वह दरअसल इस्तेमाल की गई त्रिपुरा से लाया गया है। वहां पर एक मथुआ इंडस्ट्री है जो बुद्ध जंग नगर में है, वहां से लाया गया है। जो स्टील का स्ट्रक्चर है वो दमनदीप से लाया गया है, जो फॉल सीलिंग बनाई गई है स्टील के स्ट्रक्चर से। जो अशोक चक्र है वो इंदौर के मध्य प्रदेश से उसका मटेरियल लाया गया। और सैंड और एम स्टोन जो पूरे की पूरी चार दीवारी जिस रूप में खड़ी की गई है वो चरखी दादरी से लाई गई है। इन सबको बताने के पीछे मतलब एक ही है, लोकतंत्र दीवारों में खो गया, उसमें दफन तो नहीं हो गया। लोकतंत्र उस चकाचौंध तले दबा तो नहीं दिया गया जिसके सौंदर्य शास्त्र का पाठ आज खुले तौर पर पार्लियामेंट के भीतर हो रहा था। और दूसरी तरफ तपती दोपहरी थी, पुलिस की लाठियां थी, टूटते हुए बैरिकेड थे, बम्बुओं को उखाड़ा जा रहा था, तंबुओं को तहस नहस किया जा रहा था। जो चादर थी, जो तोशक था, जो तकिया था, उसे रौंद दिया गया, खत्म कर दिया गया कि अब दोबारा वापस ना आ पाए यहां पर महिला पहलवान दोबारा से इस आवाज को उठाने के लिए, जिससे यह संदेश जाए कि इस देश के भीतर में लोकतंत्र का होना उस पार्लियामेंट को देखकर समझने का है जिसकी चकाचौंध के सामने अब दुनिया मस्तक हो जाएगी। क्योंकि यह हमने ही अपने इलाकों से पत्थर समेटा है, लोहा समेटा है, हमने लकड़ियां यहीं से समेटी और उसको लेकर हमारे ही 60,000 मजदूरों ने बनाया है। लेकिन उसके पार देखने की परिस्थिति में इस देश के भीतर कानून का राज है या नहीं है, न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी बातें कौन है। क्योंकि सत्यमेव जयते में सवाल सच ही न्याय है, सत्य की ही जीत होती है। इन शब्दों को वहां पर दरवाजों पर और दीवारों पर उकेर दिया गया है। लेकिन इन दीवार और इन दरवाजों के बाहर की जिंदगी शायद उस लुटियंस की दिल्ली, फिर गड़बड़ी हो गई, लुटियंस नहीं, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की दिल्ली से हटकर है। इस साम्राज्य के भीतर झांकने की इजाजत शायद अब किसी को नहीं है। उनको जरूर है जो उन अपराध में शामिल हो जाएंगे, जो हर दूसरा और तीसरा शख्स दागी है, इस संसद के भीतर पहुंचने को आतुर है। उसके लिए दरवाजे खुल जाएंगे, लेकिन वहां से कोई खुशबू न्याय की साथ निकलती हुई सुनाई देगी नहीं आपको, क्योंकि दरवाजे बंद हैं। और अब उस नए पार्लियामेंट के भीतर उस नए सदन के सजने का इंतजार कीजिए, जहां पर नारे लगेंगे जरूर। वो नारे कोई भी लगाए जो बताएगा कि धज्जियां लोकतंत्र की कैसे उड़ी है। तो इंतजार उस दिन का कीजिए, या फिर 1947 16 अगस्त उस दौर को याद करते हुए दीजिए जब सारे रास्ते जनता के लिए खोले गए थे और आज सारे रास्ते बंद कर दिए गए दिखाई दे रहे हैं पुलिस बैरिकेटिंग के साथ। और जो नहीं दिखाई दे रहा है वो कानून को सत्तानुकूल करने की दृष्टि से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।